नमस्कार, स्वागत है आप सबका न्यूज रूम लाइव में और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। इस न्यूज रूम में हम भारतवर्ष की अलग अलग खबरों पर चर्चा करेंगे। किस तरीके से संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो जारी है, इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। कल वहां पर धक्का मुक्की देखने को मिली, आज किस तरीके की तस्वीरें हैं। कल यहां पर राज्यसभा और लोकसभा में कार्रवाई स्थगित देखने को मिली, आज क्या कुछ जो है अपडेट है इसको लेकर वो भी आपको दिखाएंगे। इस पूरे न्यूज रूम लाइव में किन हवाले से चर्चा होगी, किन खबरों पर चर्चा होगी, पहले वो आपको एक एक करके दिखा देंगे। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस 1 घंटे के सफर में क्या कुछ खबरें जो है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो जरा ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा, कौन कौन सी खबरों पर चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले संसद हम चलेंगे, जहां पर की कार्रवाई लगातार जारी है। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है, 20वां दिन यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ चल रहा है पहले आप वो देखिए। श्री वी सोमन्ना, किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को करनी पड़ेगी। माननीय सदस्यगण, कृपया आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, क्योंकि वंदे मातरम की धुन बजाई जाएगी। अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन में क्या कुछ देखने को मिलेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां पर राज्यसभा की कार्रवाई देखने को मिल रही है, राज्यसभा में पंजाब के सांसद जो है वो बात कर रहे हैं। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। तो फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी गई है। कल भी हमने देखा लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई थी और एक बार फिर से आज आखिरी दिन भी लगातार कार्रवाइयां स्थगित होती नजर आ रही हैं। तो बिल्कुल इसी के साथ लोकसभा की अगर बात की जाए तो शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन तक भी ये देखने को मिला कि लोकसभा जो है वो हंगामे की भेंट, ये कार्रवाई जो है फिलहाल स्थगित कर दी गई है और पूरा सदन हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। जहां पर इस वक्त अगर बात की जाए तो साफ तस्वीरों में जिस तरीके से देखने को मिला था कि सियासी घमासान, सियासी संग्राम और साथ ही साथ आरोप और प्रत्यारोप इस पूरे शीतकालीन सत्र में रहे और जहां लोगों की मुद्दों पर चर्चा होनी थी, वहां पर आपको बता दें अनिश्चितकाल के लिए स्थगित जो है अभी लोकसभा की कार्रवाई कर दी गई है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से आज आखिरी दिन भी उसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, जहां पर अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। फिलहाल के लिए बता दें कि राज्यसभा में फिलहाल कार्रवाई चल रही है, लोकसभा की स्थगित है, लेकिन राज्यसभा में कार्रवाई लगातार जारी है। सुनिए क्या कुछ कार्रवाई चल रही है। मनोहर लाल सर, with your permission, I rise to lay a statement regarding withdrawal made from Contingency Fund of India to meet out expenditure in the emergent case of new scheme, namely Deen Dayal Jan Ajivika Yojana Shahri pilot. Sir, I lay the statements.
Honorable members, today also I have received notices under Rule 267. I'll come to that. Honorable members, this house is unique. I'm talking on the subject, Jairamji. The chair is supposed to be only reflecting on what is of deep contemporaneous relevance. I'll raise my decibel. I'll raise my decibel. Honorable members, the world watches our democracy, yet we fail our citizens through conduct. These parliamentary disruptions mock public trust and expectations. Our fundamental duty to serve with diligence lies neglected. Where seasoned dialogue should prevail, we witness only chaos. I urge every parliamentarian, regardless of party, to examine their conscience. The citizens of our democracy, 1/6 of humanity, deserve better than this spectacle. We squander precious opportunities that could serve the greater good of our people. I hope the honorable members will introspect deeply and citizens exercise their accountability. These hallowed chambers deserve conduct that honors our oath and not theatrics that betray it. I call upon leader of the opposition and leader of the house. तो जहां पर राज्यसभा की कार्रवाई भी काफी ज्यादा हंगामेदार देखने को मिल रही है और आज फिलहाल इन कार्रवाइयों का आखिरी दिन है। इस पार्लियामेंट्री सेशन का जो विंटर सेशन अभी फिलहाल जारी है 20 दिसंबर यानी कि आज के दिन इसका आखिरी दिन देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी लगातार विपक्ष और जो सहयोगी दल है वो हंगामा काटते नजर आ रहे हैं। इसी बीच में अंबेडकर मुद्दे पर एक बार फिर से आज कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, विजय चौक से लेकर संसद तक कांग्रेस का मार्च देखने को मिल रहा है। देश भर में जिला स्तर पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर कई बड़े सवाल उठाए हैं। अंबेडकर मुद्दे को लेकर एक बार फिर से जो है वो कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने, विजय चौक से लेकर संसद तक कांग्रेस ने मार्च निकाला है, एक रोष रैली निकालने की कोशिश की है, जहां पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा, उनकी एक फोटो, एक तस्वीर हाथ में लेकर कांग्रेस के तमाम जो सांसद हैं वो विजय चौक पहुंचे और विजय चौक से लेकर संसद तक उनके द्वारा एक मार्च निकाला गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। तो बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो करती हुई नजर आ रही है, जहां पर एक तरफ कल धक्का मुक्की जो है संसद में देखने को मिली तो दूसरी तरफ अंबेडकर मुद्दे पर जो है वो भी सियासत गरमाई हुई है। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने के लिए भी जो है कांग्रेस ने कहा था और दूसरी तरफ अपने पद से इस्तीफा देने को लेकर भी मांग जो है वो उठाई गई थी, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान दिया कि जितनी भी बातें, जितने भी बयानों को सामने रखा गया है वो तोड़ मरोड़ कर रखा गया है और यहाँ पे इस मुद्दे को जो है गरमाता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाबा साहेब की ये जो अपमान किया गया है इसको नहीं सहा जाएगा, जिसके बाद सियासत जो है वो गरमाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि प्रियंका गांधी जो है वो सरकार पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है और लगातार कांग्रेस जो है वो सरकार का घेराव करती हुई नजर आ रही है, जहां पर विजय चौक से लेकर संसद तक मार्च जो है वो देखने को मिल रही है और आज देश भर में जिला स्तर पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जाएगा। यहाँ पर सरकार पर जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं, वही आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी से लेकर धक्का मुक्की सब इस सत्र में देखने को मिला। सड़क से लेकर सदन तक का हंगामा और तस्वीरें सबके सामने थी। यहाँ पर सवाल यही है कि मुद्दा आखिरकार सामने क्यों नहीं आया। जिन मुद्दों को लेकर चर्चा होनी थी वो कोरा कागज वैसे का वैसा ही रह गया और यहाँ पर अगर बात की जाए सत्र की तो वहां सिर्फ हंगामे की भेंट ये सत्र चढ़ता हुआ नजर आया।
बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे। इसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। देश को लूटने की, अडानी की कोशिश के खिलाफ हमारी आवाज उठती है। सर, लेकिन बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो हमेशा से ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कांग्रेस पार्टी करती आई है। इतिहास साक्षी है कि हमने ही उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। इतिहास साक्षी है कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार में कानून मंत्री रहे। इतिहास साक्षी है कि खुद अम्बेडकर जी ने कहा कि अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो हम ये संविधान न बना पाते। जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ जो है FIR दर्ज, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के सांसदों ने सारा रास्ता रोका। स्पीकर साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि स्टेप्स पर कोई डेमोन्स्ट्रेट ना करे, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। हमारे अध्यक्ष जी को, राहुल जी को रोका, उनको मैन हैंडल किया और ऊपर से उल्टा ये कार्य हो रहा है। ये अपमान बाबा साहेब का है और उससे ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। रजनी पाटिल इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। रजनी मैम, कैसे देखते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर FIR होती है, आप लोग प्रदर्शन करते हैं, क्या कहेंगे मैम? नहीं, ये उनका गलत तरीका है और इस इतने लो लेवल पे तो हम जा नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ उसका विरोध करेंगे गांधी जी की तरह। मैम, लेकिन अगर बीजेपी के सांसदों की बात करें तो उनका ये कहना है कि हमेशा कांग्रेस पार्टी ने ही जो है वो अपमान किया बाबा साहब भीमराव। ये गलत इतिहास को तोड़ मरोड़ के बोलते हैं। कब अपमान किया, क्या अपमान किया, उन्होंने बताना चाहिए अम्बेडकर जी। और हम साथ में घटना बनाने के लिए, राज्य घटना, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के अम्बेडकर है, वो सिर्फ ध्यान भटकाना चाहते हैं अमित शाह के अम्बेडकर के उल्लेख का और अदानी का। तो ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए हमारे ऊपर आरोप कर रहे हैं। मैम, कांग्रेस के सांसद भी जाते हैं कंप्लेंट कराने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन बीजेपी के जब सांसद जाते हैं तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। इसी में देख लीजिएगा कि किस तरह से उनका व्यवहार है। आज हम फिर जाने वाले हैं कि हमने कल कंप्लेंट दी है, मैं खुद गई थी, उसका क्या हुआ, पूछेंगे हम उनको। आपकी मांगे क्या है मैम? हमारे कि तुरंत कार्रवाई हो जाए। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये था हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड लीडर ऑफ द हाउस। तो जहां पर राज्यसभा की कार्रवाई भी काफी ज्यादा हंगामेदार देखने को मिल रही है और आज फिलहाल इन कार्रवाइयों का आखिरी दिन है। इस पार्लियामेंट्री सेशन का जो विंटर सेशन अभी फिलहाल जारी है 20 दिसंबर यानी कि आज के दिन इसका आखिरी दिन देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी लगातार विपक्ष और जो सहयोगी दल है वो हंगामा काटते नजर आ रहे हैं। इसी बीच में अंबेडकर मुद्दे पर एक बार फिर से आज कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, विजय चौक से लेकर संसद तक कांग्रेस का मार्च देखने को मिल रहा है। देश भर में जिला स्तर पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर कई बड़े सवाल उठाए हैं। अंबेडकर मुद्दे को लेकर एक बार फिर से जो है वो कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने, विजय चौक से लेकर संसद तक कांग्रेस ने मार्च निकाला है, एक रोष रैली निकालने की कोशिश की है, जहां पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा, उनकी एक फोटो, एक तस्वीर हाथ में लेकर कांग्रेस के तमाम जो सांसद हैं वो विजय चौक पहुंचे और विजय चौक से लेकर संसद तक उनके द्वारा एक मार्च निकाला गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। तो बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो करती हुई नजर आ रही है, जहां पर एक तरफ कल धक्का मुक्की जो है संसद में देखने को मिली, तो दूसरी तरफ अंबेडकर मुद्दे पर जो है वो भी सियासत गरमाई हुई है। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने के लिए भी जो है कांग्रेस ने कहा था और दूसरी तरफ अपने पद से इस्तीफा देने को लेकर भी मांग जो है वो उठाई गई थी। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बयान दिया कि जितनी भी बातें, जितने भी बयानों को सामने रखा गया है वो तोड़ मरोड़ कर रखा गया है और यहाँ पे इस मुद्दे को जो है गरमाता हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे सांसद हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाबा साहेब की ये जो अपमान किया गया है इसको नहीं सहा जाएगा, जिसके बाद सियासत जो है वो गरमाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि प्रियंका गांधी जो है वो सरकार पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है और लगातार कांग्रेस जो है वो सरकार का घेराव करती हुई नजर आ रही है, जहां पर विजय चौक से लेकर संसद तक मार्च जो है वो देखने को मिल रही है। और आज देश भर में जिला स्तर पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जाएगा। यहाँ पर सरकार पर जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं, वही आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी से लेकर धक्का मुक्की सब इस सत्र में देखने को मिला। सड़क से लेकर सदन तक का हंगामा और तस्वीरें सबके सामने थी। यहाँ पर सवाल यही है कि मुद्दा आखिरकार सामने क्यों नहीं आया। जिन मुद्दों को लेकर चर्चा होनी थी वो कोरा कागज वैसे का वैसा ही रह गया और यहाँ पर अगर बात की जाए सत्र की तो वहां सिर्फ हंगामे की भेंट ये सत्र चढ़ता हुआ नजर आया।
बाबा साहब का अपमान हम नहीं सहेंगे। इसके लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। देश को लूटने की, अडानी की कोशिश के खिलाफ हमारी आवाज उठती है। लेकिन बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि आप लोगों जो है वो हमेशा से ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कांग्रेस पार्टी करती आई है। इतिहास साक्षी है कि हमने ही उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। इतिहास साक्षी है कि हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार में कानून मंत्री रहे। इतिहास साक्षी है कि खुद अम्बेडकर जी ने कहा कि अगर अम्बेडकर जी नहीं होते तो हम ये संविधान न बना पाते। जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ जो है FIR दर्ज, क्या कहना चाहेंगे? भाजपा के सांसदों ने सारा रास्ता रोका। स्पीकर साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि स्टेप्स पर कोई डेमोन्स्ट्रेट ना करे, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। हमारे अध्यक्ष जी को, राहुल जी को रोका, उनको मैन हैंडल किया और ऊपर से उल्टा ये कार्य हो रहा है। ये अपमान बाबा साहेब का है और उससे ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। रजनी पाटिल इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। रजनी मैम, कैसे देखते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर FIR होती है, आप लोग प्रदर्शन करते हैं, क्या कहेंगे मैम? नहीं, ये उनका गलत तरीका है और इस इतने लो लेवल पे तो हम जा नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ उसका विरोध करेंगे गांधी जी की तरह। मैम, लेकिन अगर बीजेपी के सांसदों की बात करें तो उनका ये कहना है कि हमेशा कांग्रेस पार्टी ने ही जो है वो अपमान किया बाबा साहब भीमराव। ये गलत इतिहास को तोड़ मरोड़ के बोलते हैं। कब अपमान किया, क्या अपमान किया, उन्होंने बताना चाहिए अम्बेडकर जी, और हम साथ में घटना बनाने के लिए राज्य घटना, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के अम्बेडकर है, वो सिर्फ ध्यान भटकाना चाहते हैं अमित शाह के अम्बेडकर के उल्लेख का और अदानी का। हम ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसलिए हमारे ऊपर आरोप कर रहे हैं। मैम, कांग्रेस के सांसद भी जाते हैं कंप्लेंट कराने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन बीजेपी के जब सांसद जाते हैं तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है। इसी में देख लीजिएगा कि किस तरह से उनका व्यवहार है। आज हम फिर जाने वाले हैं कि हमने कल कंप्लेंट दी है, मैं खुद गई थी, उसका क्या हुआ, पूछेंगे हम उनको। आपकी मांगे क्या है मैम? हमारे कि तुरंत कार्रवाई हो जाए। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हुई और संसद के शीतकालीन सत्र का आज 20वां दिन है। इंडिया गठबंधन के सांसद विजय चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस प्रदर्शन में जो है वो मौजूद हैं। ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए सुखदेव भगत हैं, जो कि झारखंड से लोकसभा सांसद है कांग्रेस पार्टी के। सुखदेव जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर FIR होती है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? निश्चित रूप से एक वैचारिक लड़ाई है, और आज भी मैं कहना चाहूंगा कि जो बाबा साहब का संविधान है, गांधी जी का जो संविधान है, नेहरू जी का जो संविधान, उसके विपरीत ही है, क्योंकि संविधान को मानते नहीं है, तो लड़ाई वैचारिक है। और इसलिए हमने कहा कि ये अमित शाह जी लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में जिस प्रकार संविधान का अपमान किया, बाबा साहब का अपमान किया, और हम लोग इस वैचारिक लड़ाई में ये निम्न स्तर पे पहुंच गए, अब FIR तक वो करने लगे हैं। तो इसी से तो हमारा संघर्ष तो जारी है, और राहुल जी ने बहुत इस प्रकार डरो मत, तो हम तो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। सुखदेव जी, देखिए, आप लोग के भी सांसद जो थे, यानी कांग्रेस पार्टी के सांसद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने गए, आप लोगों ने कंप्लेंट की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन बीजेपी के सांसद जाते और राहुल गांधी के ऊपर FIR हो जाती है। देखिए, सत्ता उनका अहंकार का भाव है, और अहंकार का अंत क्या होता है आपको भी पता है। इसलिए मैं कहूँ कि अहंकार में डूबी हुई सरकार है, लेकिन हमारा संघर्ष जारी है। तो क्या मांगे रहेंगी अब आप लोगों की सर? निश्चित रूप से सबसे पहले अमित शाह जी आके माफी मांगे, और ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, मैं कहा ये लड़ाई नहीं है, वैचारिक लड़ाई है, लंबा चल। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये कांग्रेस का कहना है कि एक दिन की लड़ाई नहीं है, वैचारिक लड़ाई है, ये लंबी लड़ाई है, और कांग्रेस पार्टी लगातार ये लड़ाई लड़ती रहेगी। इंडिया गठबंधन ये लड़ाई जो है वो लड़ता रहेगा। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं वो विजय चौक पर पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई एम अम्बेडकर के प्ले कार्ड लेकर भी अपने हाथ में आए हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर FIR हुई है, उसका विरोध इंडिया गठबंधन के सांसद करते हुए दिखाई दे रहा है। और इनका साफ तौर पे कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह को जो उन्होंने बयान दिया था उस पर माफी मांगनी पड़ेगी, या फिर उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत के लिए विवेक तनखा जी मौजूद हैं। विवेक सर, किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस पार्टी के जो सबसे आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी कहीं ना कहीं जो है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, उनके ऊपर जो है वो FIR दर्ज होती है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक झूठा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है टू डाइवर्ट अटेंशन। अमित शाह जी से जो एक गलती हुई और महागलती हुई, जिसको पूरा देश कंडेम कर रहा है, निंदनीय बात थी। आप अंबेडकर जी के बारे में इतने कैजुअली, डेरोगेटरीली नहीं बोल सकते थे, अब बोलना नहीं चाहिए। वो बहुत ही
बड़े आदमी हैं जिनको लोग पूरा देश विश्वास से देखता है, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता हैं और देश आहत है उससे, उन बातों से। अब क्योंकि देश आहत है, बीजेपी को ये स्टोरी को किल करना था, तो एक दूसरा नैरेटिव ले आए, एक झूठा नैरेटिव ले आए, राहुल गांधी पे झूठे आरोप लगा दिए। राहुल गांधी किसको पुश कैसे कर सकते थे? वो तो सीढ़ी के नीचे थे, पुश तो ऊपर से आ रहा था, तो राहुल गांधी ने कैसे पुश किया? हम भी समझते हैं, जज भी समझेगा, कोर्ट भी समझेगी, ये एक ड्रामा है। इस ड्रामा को बीजेपी जितनी जल्दी खत्म करे और देश से माफी मांगे, ये उनके हित में है। सर, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पैदल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च करते हुए जा रहे हैं, क्या मांगे हैं? इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, बेसिकली बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमने जो बाबा साहब के बारे में जो शब्द यूज किए और जो मजाक उनका कटाक्ष बनाया, उसके लिए हम दोषी हैं और हम देश से माफी मांगते हैं। चूंकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, आज आखिरी दिन है, अभी तक कुछ भी कार्रवाई संसद की नहीं हुई। आपको लगता है कि सरकार को कहीं ना कहीं संसद चलाने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि लोग अपना प्रतिनिधि इसलिए भेजते कि वहाँ के उनके जो क्षेत्र के मुद्दे, जो राज्य के मुद्दे, वो उठेंगे? 100% आप जो कह रहे हैं 100% संसद डिबेट के लिए है, संसद डिस्कशन के लिए है। मैं तो संसद जो नहीं चलता है, चाहे कोई पार्टी नहीं चला है, मैं उसके विरुद्ध हूँ। आप इंग्लैंड जाइए, बड़ा सा बड़ा विवाद होगा, 5-10 मिनट के लिए होगा, संसद चलेगा। अमेरिका जाइए, कहीं पर संसद बंद नहीं होता है। इस लाइक जैसे स्कूल बंद कर देते हैं ना, आप कॉलेज बंद कर देते हैं, स्ट्राइक हो जाती है। संसद में स्ट्राइक नहीं हो सकती है, कोर्ट में स्ट्राइक नहीं हो सकती है। अगर सॉवरेन इंस्टीट्यूशंस में ये होने लगेगा तो आई एम सॉरी फॉर द कंट्री। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा। और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इंडिया ब्लॉक के जो सांसद हैं, आज वो पैदल मार्च निकाल रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर FIR दर्ज हुई है, उसका विरोध कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि देश से भारतीय जनता पार्टी और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। तो जिस तरीके से आप देख रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करती नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल के लिए विजय चौक से लेकर संसद तक कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, क्योंकि राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा FIR लॉन्च की गई है और इस FIR के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे, बात जयपुर की होगी, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह जो जयपुर में बड़ा हादसा हुआ है उसका संज्ञान लिया है। CM भजन लाल शर्मा से केंद्रीय मंत्री ने बातचीत की है। बता दें कि फोन पर बात कर इस हादसे की पूरी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ली गई है और जयपुर हादसे में मृतकों की संख्या अब बढ़ चुकी है। लगातार जो है ये आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है और आगे भी ये देखा जा सकता है कि ये हादसा, ये जो आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है। तो बिल्कुल आपको बता दें, राजस्थान के जयपुर में आज सुबह ये सड़क हादसा जो है पेश आया है, जहां पर आपको बता दें पेट्रोल पंप के बाहर ट्रक की टक्कर जो हुई है और आग लगने का यह हादसा है। साथ ही साथ आपको बता दें भीषण आग जो है वो लग गई, जिसके बाद 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें फिलहाल पुलिस के अनुसार जयपुर अजमेर हाईवे पर एक ट्रक के दूसरे ट्रक से टकराने के बाद ये आग लगी है और आग शहर के भाकररोटा इलाके में मौजूद पेट्रोल पंप तक फैल गई। और आपको बता दें अभी जांच जो है वो चल रही है, लेकिन यहाँ पर गैस टैंकर के फटने से 5 लोग जिंदा जो है वो जल गए। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा यह हादसा रहा है और फिलहाल 40 गाड़ियां जो है इस टंकर की चपेट में आई और 5 लोगों की जान जो है वो चली गई और 35 से ज्यादा लोग जो है आग से झुलस गए हैं। इसमें CM भजन लाल शर्मा की अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री ने बातचीत जो है उनसे की है और संज्ञान जो है पूरा लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर हादसे को लेकर भी पूरा संज्ञान लिया है। हमारे साथ डॉक्टर इस्माइल जयपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। बताइएगा क्या कुछ पूरा हादसा रहा, किस तरह ये वाकया पेश आया और अभी किस तरीके से इस हादसे को लेकर संज्ञान लिया जा रहा है? असल में सुबह 6 बजे करीब ये 2 टैंकरों की आपस में भिड़ंत की वजह से ये जबरदस्त हादसा हुआ और ये दोनों LPG और CNG जो टैंकर थे आमने सामने मिले और सुबह 6 बजे ये हुआ और 5 लोगों से 5 और 6 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। 30 लोगों को बहुत ज्यादा झुलस गए हैं, जिनमें सबकी हालत गंभीर बताई जा रही है। और इस वक्त जो है वहाँ पर CM भजन लाल शर्मा भी पहुँच करके वहाँ का पूरा संज्ञान लिया। वहाँ के जो लोग
जान गंवाए हैं उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा भी देने का वादा किया है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि अजमेर रोड के ऊपर तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर के एरिया के अंदर फ्लाईओवर का काम चल रहा है और सड़कें बहुत टूटी फूटी है, जिसकी वजह से टैंकर जो है अपना जो साइड में आते हैं वो अपना रुख चेंज करके उनको दूसरी तरफ से जाने के लिए दे रखा है रास्ता, लेकिन वो कम जगह की होने की वजह से आमने सामने टैंकर की इसमें भिड़ंत हुई है, जिसके जबरदस्त तरीके से जो हादसा हुआ है तकरीबन 5 किलोमीटर तक इसके धमाके की आवाज सुनी गई है। और इस 23 लोग जो कि एसएनएस अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, उनकी सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है और दमकल वहां पर पहुंच करके आग को तकरीबन काबू कर चुकी है। कलेक्टर जितेंद्र सोनी भी सीएम के साथ में है और सीपी जो कमिश्नर है जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ भी वहां पर उनके साथ में मौजूद है। हादसे की पूरे संज्ञान लिया गया और मामला देखा गया है किस तरीके से। ठीक है इस्माइल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे जयपुर से संवाददाता डॉक्टर इस्माइल जो है वो लगातार जानकारी दे रहे थे, जहां पर आज सुबह जयपुर में एक हादसा पेश आता है, आगजनी का वाकया होता है, भीषण आग लग जाती है और पहले इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आंकड़ा 5 था, लेकिन अब मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 7 हो चुका है। 35 से ज्यादा लोग घायल हैं और प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है और जो घायल लोग हैं उनके अच्छे तरीके से स्वास्थ्य की जो यहाँ पर देखरेख है वो भी करवाई जा रही है और जो मृतक हैं उनके परिजनों को मुआवजा भी बहुत जल्द सरकार द्वारा दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बहुत जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ब्रेक के बाद लौट चुके हैं, आगे बढ़ते हैं जहां पर बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल को लेकर सामने आ रही है और आपको बता दें आज आप संयोजक केजरीवाल की कोर्ट में सुनवाई होगी। शराब घोटाले में आज कोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है और आपको बता दें कि ये शराब घोटाला वही है जिसने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को जेल में जो है वो बंद किया था। आपको बता दें 156 दिन जेल में केजरीवाल जो है वो बिता चुके हैं इस शराब घोटाले के मामले में और फिलहाल इस मामले में आज सुनवाई जो है वो होने वाली है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कई देर तक अरविंद केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल में रहे और लोकसभा चुनावों के चलते बाहर जो है प्रचार प्रसार के लिए आए थे, लेकिन दोबारा से जो है उन्हें जेल जाना पड़ा, जिसमें अगर पूरे वक्त की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने 156 दिन जो है जेल में बिताए हैं और आज इस शराब घोटाले के मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो बता दें कि यहाँ पर जो शराब घोटाला मामला है उसमें आज सुनवाई देखने को मिलेगी, जहाँ पर हमने देखा कि सीआईडी और सीबीआई दो अलग अलग मामले अरविंद केजरीवाल पर यहाँ पर दर्ज किए गए थे। ईडी और साथ ही साथ सीबीआई के 2 मामले जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर रखे गए थे, लेकिन अभी आपको फिलहाल ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। तो कोर्ट में आज सुनवाई इस पूरे मामले में होने वाली है, केजरीवाल की शराब घोटाला मामले में आज सुनवाई होगी। बिल्कुल आपको बता दें यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट मामले में जो है वो सुनवाई करेगा और आज इसकी सुनवाई होने वाली है। वहीं केजरीवाल 156 दिन तक जो है वो जेल में बंद रहे और इस बीच कुछ देर के लिए बाहर भी आए, लेकिन फिलहाल 156 दिन के लिए वो अंदर है। शराब नीति केस में ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया था। वहीं पर 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक है उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 10 मई को 21 दिन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए रिहा किया गया था। प्रचार प्रसार के लिए वो बाहर आए थे और ये रिहाई जो है वो 51 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें मिली थी, जहां पर कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और राजनीति के चलते उन्हें बाहर लाया गया था। बिल्कुल आपको बता दें कि 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था। कुछ दिन बाहर रहने के बाद जो है बता दें 13 सितंबर को केजरीवाल की रिहाई के वक्त उन्हें एक बार फिर से वापस जेल भेजा गया था। कुल मिलाकर 156 दिन वो जेल में रहे। बिल्कुल आपको बता दें कुल 177 दिन हो गए थे, इनमें से वे 21 दिन अंतरिम जमानत पर रहे थे, जिसके चलते यहाँ पर ये इनका सफर रहा।
यानी केजरीवाल ने अब तक कुल 156 दिन जो है वो जेल में बिताए हैं और जेल में वो 156 दिन जो है वो यहाँ पर तिहाड़ जेल में बंद रहे थे। और आपको बता दें आज फिर कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होने वाली है और आम आदमी पार्टी के संयोजक की अगर बात की जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट में शराब नीति मामले में जो शराब के घोटाले का मामला सामने आया था उसको लेकर सुनवाई होगी, जिसमें बात की जाए आम आदमी पार्टी के कई नेता यानी कि यहाँ पर उनको भी जो है जेल जाना पड़ा था और फिलहाल इस मामले को लेकर जो सुनवाई होने वाली है, आपको बता दें 156 दिन जो है जेल में केजरीवाल ने बिताए, जहां पर 177 दिन का ये सफर रहा। कुछ दिन बाहर जो है लोकसभा चुनावों के प्रचार प्रसार के लिए आए और आज दिल्ली हाई कोर्ट जो है इस पर सुनवाई करेगा। देखना यह है कि सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। लेकिन आपको बता दें कि केजरीवाल अभी फिलहाल जमानत पर बाहर है और ये केसेस जो है अभी फिलहाल जारी है। केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। केशव, एक बार फिर से आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई शराब घोटाले मामले में होने वाली है। किस तरीके से समीकरण, किस तरीके की तस्वीरें दिख सकती है? देखिए, ये शराब घोटाला मामला है जिसमें अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ी थी, लेकिन आज जब इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाई होनी है तो जाहिर तौर पर अब से कुछ देर के बाद जब बेंच बैठेगी तो कई मुद्दों में अरविंद केजरीवाल को क्या आज के दिन राहत मिलेगी या उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, इस पर तस्वीर साफ होना बाकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के एक एक करके नेता सभी बाहर आए थे, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, जसवीर शाह हो, विजय नायक हो, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिनको कोर्ट से राहत मिली थी। अब देखना ये होगा कि आज की सुनवाई में क्या कुछ खास। बिल्कुल केशव, क्या लगता है इस बार जो सुनवाई होने वाली है वहां पर पलड़ा कैसे सामने आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जब ये मामला सामने आया था आम आदमी पार्टी के कई और नेता यानी कि मनीष सिसोदिया की बात की जाए, संजय सिंह की बात की जाए तो उन्हें भी जेल जाना पड़ा था। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कई महीनों तक जेल में रहे हैं और ये वही शराब घोटाला है जिसने आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी की है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जब कोर्ट की तरफ से इस पर सुनवाई होगी और क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ेंगी या उनको इस कोर्ट में कोई बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन केशव, अब यहाँ पर 2025 के शुरुआती कुछ महीनों में, जनवरी में या फिर फरवरी में विधानसभा चुनाव भी होने हैं दिल्ली में, तो अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को राहत मिल जाएगी तो कैसे आम आदमी पार्टी के फेवर में उनके खाते में ज्यादा सीटें आ सकती हैं या फिर लोग उनके फेवर में ज्यादा आ सकते हैं? देखिए, अभी इस पूरे प्रकरण में कोई क्लीन चिट मिलने की उम्मीद नहीं है कि आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले से क्लीन चिट मिल जाएगी। ऐसी संभावनाएं अभी जताई नहीं जा रही हैं क्योंकि अभी कई मामलों में इसमें तथ्य जुटाने बाकी हैं। ठीक है केशव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। केशव मोहन मिश्रा। आगे बढ़ जाएंगे। डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। डल्लेवाल ने अनशन पर लगातार तीसरे दिन आज सुनवाई देखने को मिलेगी। पंजाब सरकार डल्लेवाल के स्वास्थ्य पर रिपोर्ट पेश करेगी और डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर कोर्ट ने आज दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बड़ी खबर, जहां पर किसान नेता डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी और लगातार अनशन के तीसरे दिन ये सुनवाई देखने को मिलेगी। किसान नेता जो है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई देखने को मिली और अभी फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज देखने को मिलेगी। किस तरीके से समीकरण बनेंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन किसान नेता डल्लेवाल को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उनको लेकर आज सुनवाई तीसरे दिन भी लगातार जारी रहेगी। तो बिल्कुल आपको बता दें किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की अगर बात की जाए तो वो आमरण अनशन पर है और लगातार किसानों की मांगों को लेकर ये आमरण अनशन लगातार चल रहा है, जिसके चलते किसान नेता डल्लेवाल की जो तबीयत है वो खराब होती हुई नजर आई। लेकिन उनका यही कहना था जब तक हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया था कि डल्लेवाल की तबीयत को लेकर जो है वो जायजा लिया जाए, उनकी तबीयत को लेकर जो है वो डॉक्टरों को दिखाया जाए। लेकिन जिस तरीके से किसानों में ये गुस्सा फूटा है और किसान नेता डल्लेवाल की अगर बात की जाए तो फिलहाल आपको बता दें उनकी स्वास्थ्य पर रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी। इसी के चलते लगातार तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और पंजाब सरकार ब्लड टेस्ट कैंसर रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। किसान नेता ने आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी भी लिखी है और इससे पहले उनकी सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आदेश जारी कर दिए गए थे।
हरियाणा और पंजाब की बात की जाए तो इसके खनौरी बॉर्डर पर 25 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज यानी कि 20 दिसंबर को सुनवाई देखने को मिलेगी और ये सुनवाई आज तीसरे दिन भी जारी रहेगी। सरकारों द्वारा यहाँ पर उनकी हेल्थ को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जरूर जताई गई है, लेकिन फिलहाल अब अदालत किस तरीके से रिपोर्ट पेश करने को कहेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सिटी स्कैन, कैंसर, ब्लड टेस्ट, तमाम ये इनके टेस्ट जो है वो करवाए जाएंगे और ये रिपोर्ट अदालत को सौंपी जाएगी। ये सुनवाई जो है वो तकरीबन 12:30 बजे के करीब शुरू होगी, यानी कि अभी से तकरीबन 1 घंटे के बाद ये पूरी सुनवाई देखने को मिलेगी, ये पूरी कार्रवाई होगी। लेकिन आपको बता दें कि पिछले 25 दिनों से पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर ये किसान नेता लगातार डटे हुए हैं। 13 सूत्रीय मांगे जो है इनकी सामने रखी गई है, लेकिन सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो रही। वहीं पर दूसरी तरफ किसान भी लगातार अनशन कर रहे हैं। नवदीप छाबड़ा हमारे साथ पंजाब के ब्यूरो हेड ज्वाइन कर चुके हैं। नवदीप, बताइएगा, जिस तरीके से 25 दिन से लगातार इनका आमरण अनशन चल रहा है, आज तीसरे दिन कोर्ट में सुनवाई देखने को मिलेगी, पूरी जानकारी बताइएगा क्या कुछ है। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी डल्लेवाल की जो सहित है उनको लेकर चिंता जाहिर की थी और पंजाब सरकार को इस बारे में दिशा निर्देश दिए थे कि उनको जरूरी मेडिकल सहायता जो है वो दी जाए। लेकिन क्योंकि डल्लेवाल अपनी जगह पर अड़े हुए थे, वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते और खनौरी बॉर्डर पर माहौल इस तरह का है कि उनके आसपास किसानों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा है। अगर जबरदस्ती की जाती है, डल्लेवाल को वहां से उठाकर हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाता है तो किसान जो है वहां पर पुलिस के साथ एक बड़ा टकराव हो सकता है। और यही कारण था बार बार जो है पंजाब सरकार अपने लेवल पर अपडेट कर रही थी और वहां पर डॉक्टरों की एक बकायदा पूरी टीम को तैनात किया गया था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो काफी ज्यादा चिंतित है और यही कारण था कि कल जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं और साथ ही अब उन्होंने पंजाब सरकार को और पंजाब के जो सेहत विभाग है उनको भी फटकार लगाई थी कि जब तक आपने सैंपलिंग नहीं की है, कोई आपने जांच नहीं की, तो आप कैसे कह सकते हैं कि डल्लेवाल की जो सेहत है वो काफी ज्यादा ठीक है। जबकि कई डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उनको कभी भी जो है स्ट्रोक आ सकता है या उनको हार्ट अटैक आ सकता है, जिसकी वजह से बिल्कुल नवदीप, यहाँ पर लगातार 10 महीने हो चुके हैं किसानों को अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार से ये बात की जा रही है कि उनकी सुनवाई तो हो, केंद्र सरकार उनकी बात तो सुने। लेकिन जिस तरीके से डल्लेवाल की सेहत को लेकर अभी बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आदेश जारी किए हैं कि डॉक्टरों को जो है वो दिखाया जाए, लेकिन एक तरफ किसानों की मांगे और किसानों की जिद, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश और तीसरी तरफ सरकार की चुप्पी। तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है, क्या लगता है किस तरीके से ये किसान आंदोलन आगे जाएगा? देखिए, कल भी आपको याद होगा कि हरियाणा के अंदर एक खाप पंचायतों की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसके बाद अब उन्होंने 29 दिसंबर को हिसार के अंदर एक खाप पंचायत का ऐलान जो है वो कर दिया है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने सीधे तौर पर जो डल्लेवाल है उनको जिंदा शहीद का नाम देते हुए कहा है कि वो चाहे वो मरनवत है लेकिन हम उनको शहीद का दर्जा देते हैं। यही कारण है कि अब अलग अलग जो बाकी संगठन है पंजाब के अंदर, आपने देखा 2 दिन पहले जो संयुक्त किसान मोर्चा के 35 किसान संगठन थे वो भी इकट्ठा हुए। अब उन्होंने भी 24 तारीख को एक बार बड़ा जो है मीटिंग फिर रखी है। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार के ऊपर अब दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पंजाब सरकार की तरफ से जो रजिंद्रा हॉस्पिटल पटियाला के अंदर है, उन्होंने 4 सदस्यीय डॉक्टरों का पैनल गठन किया और कल देर शाम को जो जानकारी मिली है, कुछ सैंपल लिए गए थे। अब उसकी जो विस्तृत रिपोर्ट है वो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी जाएगी और सरकार ये बताएगी कि आने वाले दिनों के अंदर डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर वो कैसे। तो बिल्कुल नवदीप, अगर टेस्ट जो है नेगेटिव आते हैं इफ बाय चांस, तो क्या किसान आंदोलन वहां पर डल्लेवाल को उठना पड़ेगा वहां से, क्योंकि जिद है उनकी कि अगर हमारी मांगों को नहीं सुना तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे? देखिए, चाहे डल्लेवाल हो या उनके आसपास जितने किसान नेता हैं वो बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि जब तक सरकार उनकी मांगे सरकार नहीं करती वो जो मोर्चे से नहीं हटेंगे। और साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं कि डल्लेवाल की अगर खुदा न खासा वहां पर मौत हो जाती है या जिस तरीके से वो लगातार अनशन पर है, तो उसके बाद 5 और किसान ऐसे हैं जिनके नाम वहां पर लिस्टेड कर दिए गए हैं और उसके बाद वो 1 बाय 1 वहां पर जो है बर्नवर्थ पर बैठेंगे। तो ये सिलसिला वहां पर जो है वो शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि किसानों ने ये भी साफ कर दिया कि अगर डल्लेवाल जी की मौत होती है तो उनकी डेड बॉडी जो है उनका भी अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तब तक संस्कार नहीं करेंगे
जब तक किसानों के मुद्दे जो है वो केंद्र सरकार जो है पूरे जो है नहीं करती। ठीक है नवदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ किसान आंदोलन को लेकर अगर बात की जाए तो लगातार डल्लेवाल की सेहत को लेकर आज तीसरे दिन सुनवाई होनी है, जहां पर तबियत जो है उनकी बिगड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहां पर कई टेस्ट भी जो है उसकी रिपोर्ट भी आज पेश की जाएगी। अब देखना यह है कि ये किसान आंदोलन कहां की तरफ रुख लेता है, क्योंकि तीन तरफा ये बातें जो है किसान आंदोलन की सामने आ रही, जहां पर एक तरफ केंद्र सरकार की चुप्पी, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो उनके आदेश और सुनवाई, तीसरी तरफ किसान और किसान नेता डल्लेवाल की जिद और मांगों को लेकर जो की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, जहां राजस्थान अजमेर दरगाह को लेकर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार देश भर में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर बात की जाए तो एक बार फिर कानून की निगरानी में सर्वे की मांग जो है वो अजमेर दरगाह की जा रही है, और यहां पर यह दावा किया जा रहा है कि अजमेर दरगाह पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था। यहां पर यह कहा है कि अदालत को जो है ये मामला जाए और उसके बाद पूरे तरीके से सर्वे करने की मांग जो है हिंदू पक्ष की तरफ से की गई है, और यह भी कहा गया है कि सर्वे पर पूरी बात छोड़ेंगे, अदालत पर पूरी बात रखी जाएगी, लेकिन कानून की निगरानी के बीच ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द अजमेर दरगाह में सुनवाई जो है वो हो, क्योंकि दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। तो बता दें कि अजमेर दरगाह को लेकर आज एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई देखने को मिलेगी, और इस दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया है। हिंदू सेना की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई देखने को मिलेगी। यहाँ पर बता दें कि जो स्थानीय कोर्ट है वहां पर सुनवाई होगी। कानून की निगरानी में पूरे के पूरे इलाके की सर्वे की मांग सामने रखी गई है। हिंदू सेना ने अजमेर की ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा पेश किया है, और इसको लेकर ट्रायल कोर्ट में आज सुनवाई देखने को मिलेगी। एक और बड़ी खबर संभल से, जहां पर प्राचीन शिव मंदिर की कार्बन डेंटिंग की वजह से जो है बड़ी खबर सामने आ रही है। सर्वे के करने के लिए आज एएसआई की टीम वहां मौके पर पहुंचेगी। सर्वे करने के लिए आज एक बार फिर से एएसआई टीम जो है वहां पहुंचेगी, और देर रात्रि एएसआई की टीम मौके का निरीक्षण करेगी और सर्वे जो है प्राचीन शिव मंदिर को लेकर किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर कार्बन डेंटिंग की वजह से ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाएगा, और सर्वे करने के लिए आज एक बार फिर से एएसआई की टीम पहुंचेगी। इससे पहले हमने देखा एएसआई की टीम जो वहां पहुंची थी, संभल में पूरा मामला गर्माता नजर आया, लेकिन आज देर रात्रि एएसआई की टीम वहां पहुंचेगी, और मुरादाबाद के चलते वहां पर संभल में भी ये टीम पहुंचेगी। लेकिन सुरक्षा घेरा जो है वो तेज किया गया है। यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पहले भी जब सर्वे इस इलाके का होना था तो इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी, जहाँ पर संभल में बहुत ज्यादा हिंसा देखने को मिली है। उपद्रवी यहाँ पर सामने आए, जहाँ पर अभी फिलहाल की बात की जाए तो संभल में जो मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार की जा रही है। लेकिन आज एएसआई की टीम जो है वहां पर पहुंचेगी। विजेंद्र सिंह हमारे साथ संभल से ज्वाइन कर चुके हैं। विजेंद्र, बताइएगा, आज एक बार फिर से सर्वे करने के लिए एएसआई की टीम जो है वो देर रात्रि मुरादाबाद के थ्रू संभल पहुंचने वाली है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, बताइएगा। हम आज जुम्मे का दिन है, जो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 14 दिसंबर को जो प्राचीन शिव मंदिर का मामला सामने आया था, शिव मंदिर प्राकृत हुए थे, और उसके बाद जिया उर रहमान भट्ट पर बिजली की चोरी की एफआईआर, उनके पिता पर बिजली विभाग को धमकाने की एफआईआर, और उसके बाद बिजली विभाग की तरफ से 1,91,00,000 का जुर्माना उन पर ठोका गया है। उसके बाद आज पहले दिन जुम्मा की नमाज है, उसको लेकर भारी पुलिस फोर्स यहाँ शाही जामा मस्जिद एरिया में तैनात किया गया है, अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं इस तरफ से एक बार किस तरह से यहाँ भारी तादाद में पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है। लगातार यहाँ पर आगे तक जो गली है, मैं आपको बता दूं ये वही एरिया है जहाँ से पुलिस पर पथराव हुआ था जिस दिन 24 नवंबर को सर्वे हुआ था। उसी दिन ये सर्वे जो है ये मामला सामने आया था, जिस दिन पथराव हुआ था भारी तादाद में, ये वही गली है। उसी पॉइंट पर हमें तस्वीर आपको पहुंचा रहे हैं लगातार, और कैमरामैन से कहूंगा पीछे का एरिया दिखाएं, वहां पर जहां तक आपकी नजर जाएगी सब में पुलिस को ही तैनात किया गया है, क्योंकि आज जो है एएसआई की टीम भी मंदिर के सर्वेक्षण के लिए पहुंचनी है। उसके बाद ये देखना है कि वो कितना टाइम यहाँ पर लगेगा, लेकिन सबसे पहले जो प्राथमिकता है प्रशासन के तौर पर, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है जुमे की नमाज, और जुमे की नमाज को लेकर प्रयास प्रशासन
प्रशासन जो है बेहद गंभीर है। लगातार ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, हर इलीगल मूवमेंट की जो है निगरानी की जा रही है। कोई भी इलीगल मूवमेंट यहाँ पर अगर होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए पुलिस फोर्स भारी तादाद में तैनात किया गया है। मैं दोबारा आपको ले चलता हूँ जिस तरफ शाही जामा मस्जिद का जो एरिया है, एक बार कैमरामैन से कहूंगा शाही मस्जिद का पूरा इलाका ऊपर तक का दिखाएं कि जहां तक बुर्ज उसका है कैमरे से। इस तरह से जो है शाही जामा मस्जिद है और ये यहाँ पर देख सकते हैं बैरियर लगा करके आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्योंकि प्रशासन ने ये निश्चित किया है कि केवल इसी एरिया के जो लोग हैं वो यहाँ नमाज अदा करेंगे। उसके बाद बाहर का कोई भी व्यक्ति यहाँ नमाज अदा नहीं करेगा। उसके लिए हर व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाएगा। अभी विजेंद्र, कौन कौन सी ऐसी जगह है जो चिन्हित की गई है सर्वे के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी एएसआई की टीम पहुंच जाएगी जुम्मे के नमाज के बाद? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर एएसआई की तरफ से कहें तो जो अमृत कुंड प्राचीन शिव मंदिर के पास निकला है उसमें से जो मूर्तियां निकली, शिव पार्वती की थी, लक्ष्मी जी की थी, कार्तिकेय जी की जो मूर्तियां बता रही थी, जो जिलाधिकारी ने सुरक्षित जगह निगरानी में रखवाई गई है, उन मूर्तियों की भी जांच होगी। कार्बन डेटिंग कुएं की भी होगी और मंदिर की भी होगी। उसके बाद एएसआई तय करेगी कि अन्य जो कूप है वहां को चिन्हित किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, संभल के जो 19 कूप है, 52 सराय, 68 तीर्थ हैं, उनको सबको कार्बन डेटिंग किया जाएगा, क्योंकि एएसआई के पास संभल का नक्शा है और इसके जो पुराने धर्मगुरु हैं उन्होंने सारी जानकारी को दी है। क्योंकि जो मैं आपको बता दूं, जो संभल शाही जामा मस्जिद का एरिया है उसी एरिया में 4 कूप बताए जा रहे हैं। अभी एडिशनल एसपी श्रीचंद्र यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने जो शाही मस्जिद का एरिया, एक कूप जो है वो मस्जिद के अंदर है और एक बाहर भी जहाँ पुराना कोर्ट बताते हैं पृथ्वीराज चौहान का हुआ करता था, वहां भी अभी पुलिस प्रशासन ने उसको चिन्हित किया। विजेंद्र, तस्वीरें दिखाइएगा वहां पर सुरक्षा के हवाले से किस तरीके से पुलिस बल तैनात किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए मंदिर मस्जिद को लेकर ये विवाद अब उठता हुआ नजर आया, लेकिन संबल मुद्दा सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहा है। चाहे वो फिर यूपी के विधानसभा की बात की जाए वहां पर भी उठाया गया, और साथ ही साथ जिस तरीके से सेंटिमेंट्स, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या फिर मुस्लिम हो, दोनों के जुड़े हैं। क्योंकि एक तरफ ये मस्जिद की अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का भी दावा है। किस तरीके से वहां पर सुरक्षा बनाई हुई है इस वक्त, और क्या कुछ लगता है ये किस तरफ जाएगा जब दोनों धर्मों के सेंटिमेंट्स इसमें सामने आते हैं? जी, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर के राजनीति पार्टियां जो थी, विपक्ष जो था वो सरकार पर हावी था, लेकिन 14 दिसंबर को जैसे ही प्राचीन शिव मंदिर का मामला सामने आया, कहीं न कहीं सरकार को एक प्रमाण के रूप में बहुत बड़ा मुद्दा मिला और विपक्ष को एकदम जवाब देने के लिए सरकार को एक सटीक प्रमाण संबल में मिला है। और बात अकेले शिव मंदिर की नहीं है, और भी आपको दिखाया हमने, सराय तरीक में एक मंदिर निकला है जो राधा कृष्ण का मंदिर है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है और भी मंदिर यहाँ पर खंगालेगा, क्योंकि जो प्रशासन है वो लगातार इसी कार्रवाई में लगा हुआ है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो हिंदू और मुस्लिम वाली जो बात है वो जीरो ग्राउंड पर कुछ नहीं है, लेकिन अब जो नेताओं की बात है वो जुबानी जंग, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो। ठीक है विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विजेंद्र यहाँ पर संभल से अपडेट कर रहे थे, जहाँ पर लगातार संभल हिंसा को लेकर कार्रवाई देखने को मिल रही है और आज एक बार फिर से एएसआई की टीम संभल पहुंचेगी। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रियंका गांधी को भारतीय जनता पार्टी के सांसद से जुड़ी बड़ी खबर। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने एक बड़ा झटका दिया है। बिल्कुल, आपको बता दें, अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को दिया बैग, और यहाँ पर 1984 को लेकर दंगे वाला बैग जो है बीजेपी सांसद ने प्रियंका गांधी को दिया। अब देखिए फिर से बवाल उठता हुआ नजर आएगा, जहां पर 1984 के दंगे वाला बैग प्रियंका गांधी को देना, वो भी भारतीय जनता पार्टी की अपराजिता सारंगी ने ये बैग उन्हें दिया। अब किस तरीके से ये सियासत चल रही है, ये साफ तौर पर सोचने वाली बात है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें आपके सामने है 1984 जिस पर लिखा हुआ है, और ये लाल रंग से 1984 के दंगे वाला बैग प्रियंका गांधी को अपराजिता सारंगी ने दिया है। आपके सामने 1984 से जुड़ा एक और बवाल सामने आ रहा है, जहां पर प्रियंका गांधी को भारतीय जनता पार्टी सांसद ने 1984 लिखा हुआ ये बैग दिया है। अब इसके क्या कुछ मायने हैं वो अभी साफ नहीं किया गया है, लेकिन 1984 के दंगे जो यहाँ पर हुए थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर में देखने को मिला था, उस हवाले से ये बैग जिसके ऊपर की 1984 लिखा गया है, वो बैग भारतीय जनता पार्टी की सांसद जो है वो यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा को देती हैं। अब इस पर भी बवाल हो सकता है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी यानी कि
सत्ता पक्ष और विपक्ष में बवाल देखने को मिल रहा है। अलग अलग कारणों की वजह से ये हंगामेदार सत्र जो है वो देखने को मिला। इसका कुछ भी कंक्लूजन, कुछ भी जो एंड है वो नहीं देखने को मिला। लेकिन फिलहाल अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हो 1984 लिखा हुआ ये बैग जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा को भारतीय जनता पार्टी की एक सांसद द्वारा भेंट किया गया। तो बिल्कुल शिवन, यहाँ पर एक और बात देखने वाली है कि जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी की सांसद अपराजिता ने प्रियंका गांधी को ये बैग 1984 के दंगों वाला दिया है। यहाँ पर बयान भी आया है कांग्रेस की तरफ से कि ये मुद्दों से भटकाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी पर बार बार जो वार है वो किया जा रहा है, घेराव जो है वो सरकार का किया जा रहा है और मुद्दों से भटकाने का ये एक तरीका है। इस तरीके के बयान अब कांग्रेस की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार आप देख सकते हैं, प्रियंका गांधी की अगर बात की जाए तो पैलेस्टीन का वो बैग लेकर भी दिखी थी। हिंदू और ईसाइयों की अगर बात की जाए, जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है उसका एक मैसेज लेकर भी बैग उनका जो है वो देखने को मिला था। तस्वीरें जो है काफी ज्यादा वायरल हुई थी, लेकिन अब एक और बैग की तस्वीर जो है वायरल हो रही है जहां पर 1984 के वो दंगों को याद किया गया और साफ तौर पर प्रियंका गांधी को वो बैग जो है अपराजिता सारंगी ने दिया। तो तस्वीर आपके सामने, ये फिलिस्तीन का बैग लिए प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो संसद में पहुंची थी और इसके बाद ये तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हुई थी और बवाल भी देखने को मिला था। और एक बार फिर से अब भारतीय जनता पार्टी की संसद जो है वो 1984 लिखा हुआ एक बैग जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा को देती है। तो चलिए फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे शिवन शर्मा और मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।